नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के द्वारा मैं आपका ध्यान उन विषयों, उन न्यूज़ के ऊपर आकर्षित करने की कोशिश करता हूं जिनको ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको गाजे बाजे के साथ बताया जाता है, आपको ढोल पीट पीट के बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं की जाती और इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। तो उन सभी विषयों के बारे में हम वीकली वाणी में चर्चा करते हैं। इनफैक्ट मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा कि आपकी जो वीकली वाणी है उसके अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ जो है नेगेटिव होती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती जब तक वो सत्य पे आधारित है। अगर वो सत्य नहीं है, असत्य है, तब हम कह सकते हैं कि वो गलत है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे कोई भी न्यूज़ चैनल देखें या कहीं पे भी आप न्यूज़ देखें, तो वहाँ पे हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे दोनों तरफ की बातें आपको बतानी ज़रूरी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे एक सही निर्णय ले सकें। अगर आप सत्य नहीं सुनना चाहते या आप जो है कड़वी बातें नहीं सुनना चाहते, तो वहाँ पे आपके साथ कोई दिक्कत है, ना कि बताने वाला कोई यहाँ पे गलती कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में। दोस्तों, यहाँ पे एक ट्वीट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जहाँ पे ये क्राइसिल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। यहाँ इसको ब्लूमबर्ग क्विंट ने कवर किया, जहाँ पे इन्होंने बताया कि बैंक के जो ग्रॉस एनपी हैं वो 8 to 9% इंक्रीज हो जाएंगे मार्च 2022 में। तो यहाँ पे ये जो अगला स्ट्रेस आने वाला है दोस्तों, वो रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट से आने वाला है। और रिटेल जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो 4-5% इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि पिछले साल 3% थे। और एमएसएमई के अंदर भी जो इंक्रीज है वो 17 to 18% हो सकता है, जो कि पिछले साल 14% था। तो दोस्तों, इस ट्वीट के नीचे आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो बैड लोन्स इंक्रीज होंगे, बेसिकली ऐसा लेवल यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में देखने को मिला था। तो यहाँ नीचे आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि यहाँ कोई तो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बैंक्स के जो एनपीए आपको उनकी बैलेंस शीट में दिखेगा कि कम होते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, एनपीएज इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो एनपीएज हैं उनको राइट ऑफ किया जा रहा है। लगभग 8 लाख करोड़ के एनपीएज रिटर्न ऑफ हो चुके हैं। तो अगर आप एनपीए को राइट ऑफ कर देंगे तो वो बुक ऑफ अकाउंट से ऑलरेडी हट जाएगा। तो बेसिकली यह न्यूज़ रिपोर्ट गलत नहीं है, यहाँ पे बैंक भी झूठ नहीं बोल रहे, दोनों अपनी तरफ जो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रीज़न समझना ज़रूरी है कि यहाँ जैसा बताया गया है कि ये एनपीएज इंक्रीज हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए ये अमाउंट राइट ऑफ कर दिया जाता है तो हमें ये इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि एनपीएज जो है इंक्रीज होने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर इंक्रीज नहीं होते तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो वो कारण मैं आपको ऑलरेडी समय समय पे अपने चैनल के ऊपर बताता रहता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक आपने देखा कि आईटीसी का स्टॉक एकदम 6% गिर गया था और ये स्टॉक लगभग 20% बढ़ा था 45 दिन के अंदर। तो इसका क्या कारण है? हमें कारण जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कारण यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ बताया गया है कि एक पैनल फॉर्म किया गया है जो कि सिगरेट के टैक्सेस के बारे में रिकमेंडेशन देगा। और यहाँ पे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिटेल प्राइस जो है सिगरेट का, उसके अंदर 75% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वजह से आईटीसी के शेयर के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो सिफारिशें हैं इस पैनल की, ये बजट के दौरान लागू की जा सकती हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ऐसा बताया गया है कि आईटीसी के स्टॉक प्राइस में
बजट तक हो सकता है कुछ ज्यादा मूवमेंट ना हो। और एक और यहाँ पे खास बात बताई गई है कि 5 या 10% का जो हाइक है वो डाइजेस्ट हो जाता है मार्केट को, लेकिन 10% से ऊपर का हाइक जो है वो इन्वेस्टर्स को पैनिक कर देता है, जैसा हमें आईटीसी के स्टॉक में देखने को मिला कि यहाँ पे अगर 75% हाइक किया जाता है प्राइस, तो ऑब्वियसली स्टॉक के प्राइस पे एक जो है बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। दोस्तों एक और अगली महत्वपूर्ण खबर आ रही है एशियन पेंट्स की तरफ से। यहाँ पे एक विसल ब्लोअर है, उन्होंने सेबी के अंदर एशियन पेंट्स के खिलाफ, उनके प्रमोटर्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किया है। तो बेसिकली ये जो शिकायत के अंदर ऐसा कहा गया है कि एशियन पेंट्स ने कंपनी खरीदी थी पैलाडिन पेंट्स एंड केमिकल्स। तो ये जो खरीदी गई थी कंपनी, ये खरीदी तो एशियन पेंट्स के पैसे से खरीदी गई थी, लेकिन अब जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, इस कंपनी का कंट्रोल ले लिया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो ये विसल ब्लोअर की कंप्लेंट है, इसके ऊपर से भी जांच करेगी और हम देखेंगे कि इसका स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। मैंने आपको केवल यहाँ पे एक जिसको कह लीजिए ब्रीफ में बताया कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, और इस समय हम देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है निवेशकों का है। इनफैक्ट हमने जो पिछले वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के कहाँ पे निवेश हो रहे हैं वहाँ पे हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स सबसे ज़्यादा पैसा जो है पीएसयू स्टॉक्स में डाल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, इस आर्टिकल में इन्हीं कारणों के बारे में बताया गया है। तो कुछ प्रमुख कारण है कि चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है पीएसयू स्टॉक्स, इनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है, और गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, बेसिकली ऐसा इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगर ये पीएसयू बिक जाता है या इसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट प्लेयर है वो इसकी ज़्यादा कीमत देगा। तो उससे क्या है कि एक री रेटिंग होगी, या जिसको कह लीजिए एक तरह का वैल्यू अनलॉक हो सकता है। तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं पीएसयू स्टॉक्स, निफ्टी पीएससी इंडेक्स जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक कितना नीचे है, इसका ऑल टाइम हाई कब बना था, इसके रिटर्न्स कितने हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर दी गई है। और अगर आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएसयू वो वाले स्टॉक्स जिनका डिविडेंड यील्ड 5% से ज़्यादा है, उसके अंदर आप बीपीसीएल देख सकते हैं, आईओसी, कोल इंडिया, आरईसी, एसजेवीएन, पीएफसी। तो इनमें से कुछ स्टॉक्स हमने जो अपना एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड की चर्चा की थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स वहाँ पे भी थे, लेकिन इसके अंदर एक नई एंट्री हुई बीपीसीएल जिसने रिसेंटली काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार से कि यहाँ पीएसयू स्टॉक्स के अंदर क्यों जो है तेजी देखने को मिल रही है या क्यों निवेशकों का इंटरेस्ट है, तो ये आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी रिसेंटली। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि 99.7% जो बिटकॉइन होल्डर हैं वो सभी प्रॉफिट में। जैसे स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि अगर 10% निवेशक यहाँ पे पैसा कमाते हैं या 90% लूज करते हैं, तो विनिंग रेट जो है बिटकॉइन का 99.7% है। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, और ये जो कैलकुलेशन की गई है वो परसेंटेज सप्लाई के बेसिस पे की गई है कि जो बिटकॉइन की जब सप्लाई की गई उसके बेसिस के ऊपर ऐसा कैलकुलेट किया गया इस ग्राफ में कि वहाँ पे निवेशकों ने कितने में खरीदा होगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का चार्ट है यहाँ पे 99.705% के जो बिटकॉइन निवेशक हैं उन सबको इस समय प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये नंबर मार्च 2020 में जब बिटकॉइन का रेट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था उस समय ये नंबर 43 या 44% के आसपास आ गया था। और इसके बाद जब बिटकॉइन का एक बार फिर से क्रैश हुआ इस साल, जब बिटकॉइन 30,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 30,000
के आसपास ये कई बार आई है, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि वहां 30 या 40% निवेशकों को लॉस हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन में आपको निवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा चेक करता रहता हूं कि कौन सा जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एसेट क्लास है, वहां पे कितने लोग प्रॉफिट में होंगे, कितने लोग नुकसान के अंदर होंगे। तो जस्ट उसी बेसिस के ऊपर ये आर्टिकल मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन बिटकॉइन काफी ज्यादा रिस्की है और इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे आपका पूरा पैसा रिस्क के ऊपर है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन हमें स्टडी करते रहना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अगली एक और महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज और है। यहाँ पे जो माचिस की डब्बी होती है, मैच बॉक्स होता है, उसके प्राइस में 14 साल बाद इजाफा किया गया और उसको अब डबल कर दिया गया है। ये अब 1 रुपए की बजाय 2 रुपए में मिलेगी। आपने शायद इसको 5 रुपए या 10 रुपए में खरीदा होगा क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह होती है। लेकिन दोस्तों ये जो माचिस है ये शिवकाशी में बनती है, ये तमिलनाडु में है ये जगह, और इन्होंने अपना प्राइस फिक्स किया हुआ है। 1 रुपए ये प्राइस था, अब ये 2 रुपए हो जाएगा और इसका कारण इन्होंने राइजिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन बताया है। इनफैक्ट दोस्तों मैं एक इंडिया के वियर्ड लॉज के बारे में पढ़ रहा था कि कुछ ऐसे लॉ हैं, बहुत पुराने लॉज हैं, जहां पे एक लॉ ये भी है जिसको शायद इस समय स्क्रैप कर दिया गया है। एक लॉ था इंडिया में कि अगर आप किसी माइनर से कोई ज्वलनशील पदार्थ मंगाते हैं या ज्वलनशील चीज मंगाते हैं जिसके अंदर माचिस की डब्बी भी शामिल है, तो वो एक ऑफेंस था। मतलब वो एक जिसको कह लीजिए कि आप लॉ को तोड़ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी 18 साल से कम व्यक्ति से, आपका वो बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे अगर आप माचिस की डब्बी मंगाते हैं तो वो इंडिया में एक लॉ के मुताबिक एक ऑफेंस था। ये काफी इंटरेस्टिंग लॉज थे, तो उनके बारे में मैं कभी पढ़ रहा था तो ये न्यूज सामने आई तो वो लॉ मुझे ध्यान में आ गया। मेरे ख्याल से अब वो लॉ जो है स्क्रैप किया जा चुका है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लॉ था। और दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है कि पिछली बार जब मैच बॉक्स प्राइस जो है इंक्रीज किया गया था 2007 में, वो 50 पैसे से 1 रुपए किया गया था। तो 1995 के बाद 2007 में इसका प्राइस 50 पैसे से 1 रुपए किया गया था और अब 2021 में इसका प्राइस जो है 1 रुपए से जो है 2 रुपए किया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर इसको शेयर किया जाए। दोस्तों यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है वो यूबीएस ने कहा है कि इंडिया की जो इक्विटी वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने डबल अपग्रेड किया है चाइना को। चाइना की रेटिंग अंडरवेट से जो है अब ओवरवेट हो गई है। तो चाइना में आपने देखा कि क्रैकडाउन चल रहा था और यहाँ पे अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की मार्केट जो है वो अब टर्न अराउंड के नज़दीक है। तो चाइना के ऊपर मेरी खास नज़र रहती है और इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना के जो शेयर्स हैं, ओवरऑल हम चाइनीज मार्केट की बात कर रहे हैं, वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे थे रिसेंटली। तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो है रेशो 1 रेशो जो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ली गई है, तो स्टॉक्स की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1 से नीचे आ गई थी। मतलब स्टॉक्स जो हैं वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अब आप स्टेबिलिटी थोड़ी सी देख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो हम इस कंफर्मेशन का इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारी नज़र जो है चाइना की मार्केट पे बनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे चाइना की तरफ से एक और बैड न्यूज़ आ रही है। मतलब यहाँ पे जो चाइना की जीडीपी है वो 4.9% पे स्लो डाउन होगी और जो एक्सपेक्टेशन थी वो 5.2% थी। और यहाँ पे लगभग जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक अच्छी खबर ये है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेशन से तो कम है, लेकिन वो पॉजिटिव जोन में है 3.1%। यहाँ पे अगस्त के महीने में चाइना में लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना की वेव को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका कारण वही बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी वजह से यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब एक्सपर्ट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मानना है कि स्टेबिलिटी आ रही है। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ अब चाइना की तरफ से आ रही है कि जो एवरग्रैंड है उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया बॉन्ड पेमेंट के ऊपर और लास्ट मिनट के ऊपर उन्होंने बॉन्ड पेमेंट्स कर दी। बॉन्ड पेमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू था वो इन्होंने पे
कर दिया। इसकी चर्चा हमने पिछले या शायद उससे पिछले हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में भी की थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया 23 बिलियन डॉलर सितंबर में। तो ये बेसिकली इंपोर्ट्स की वजह से हुआ है और एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो आधी रह गई है, वो 23% हो गई है और इंपोर्ट्स जो है वो 85% हो गए हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शायद ये जो पेन की थिकनेस है वो अपने आप चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट्स हैं वो 85% इंक्रीज हो गए हैं। तो इस वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो ये आप चार्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है, जिसको ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है, ये गैप जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गैप जो है ये अच्छा संकेत नहीं होता, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और दोस्तों अगले हफ्ते कोई भी ऐसा मेजर इवेंट नहीं है जिससे मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। तो कोई भी ऐसा मेजर इवेंट मार्केट के इम्पैक्ट को, जिसको कह लीजिए मार्केट की मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सके, तो अगले हफ्ते हम जो है इसके ऊपर निश्चिंत रह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।